नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। तो रुक करेंगे खबरों की ओर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आज से प्रदेश भर में मानसून रफ्तार पकड़ रहा है। मौसम विभाग का अलर्ट, आज से प्रदेश भर में मानसून रफ्तार पकड़ेगा और आज से 19 सितंबर तक प्रदेश में जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। 19 सितंबर तक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया प्रदेश में और साथ ही ये जानकारी दी कि 19 सितंबर तक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम बदलेगा और बारिश होगी। तो बारिश 19 सितंबर तक प्रदेश में जो होगी वो हल्की से मध्यम स्तर की होगी। तो आज से प्रदेश भर में मानसून रफ्तार पकड़ेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और साथ ही ये जानकारी दी कि 19 सितंबर तक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी होगी। तो लगातार जारी रहेगा 19 सितंबर तक बारिश का सिलसिला। लेकिन 13 तारीख से अगर देखेंगे तो जो एक्टिविटी है वो फिर बढ़ेगी। जो मानसून फ्लो है एक बार फिर से जो है हमको मिलेगा और उसकी वजह से हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी रेनफॉल में नहीं होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहेंगे 13 से लेके जो 20 तक का जो पीरियड है तो इसमें फिर से जो है जो हल्की मध्यम रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है और करीब जो है कुछ जगहों से लेके और अनेक जगहों तक में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन उसमें मिल पाएगा। तो मैं कहूँगा 13 से जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है हल्की से मध्यम वो प्रदेश में कुछ जगहों में मिलनी शुरू हो जाएगी। 14 और 15 में बात करेंगे तो अनेक जगहों तक में हो जाएगी और हल्की से मध्यम ही रहनी चाहिए। भारी बारिश की तो संभावना नहीं है, लेकिन आगे ऐसा कुछ लगता है तो वो चीज़ बताई जाएगी। और फिर उसके बाद भी जो लाइट मॉडरेट रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हल्की मध्यम वाली वो भी आगे भी जो है मैं कहूँगा 15-16 या फिर 18-19 तक भी जो है वो मिलने वाली है। उसके बाद फिर से आप देखेंगे कि जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी या जो मानसून की एक्टिविटी में और कमी आनी फिर शुरू हो जाएगी। तो 13 से लेके और 19 तक की बात करें तो कुछ तो इसी के साथ फ़हीम तन्हा, रेजिडेंट एडिटर न्यूज़ वन इंडिया के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फ़हीम, अब यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उत्तराखंड में कि प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा 19 सितंबर तक के लिए। उन्होंने कहा है कि 19 सितंबर तक इस तरह की बारिश होगी, हल्की से मध्यम। तो जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था कि मानसून की वजह से बहुत सारी दिक्कतें लोगों के सामने थी और अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, तो किस तरह की यहाँ पर तैयारियां? देखिए, बिल्कुल 19 सितंबर तक अभी मौसम का अलर्ट है, यानी मानसून बड़ी तेज रफ्तार पकड़ेगा अपनी अलग अलग स्थानों पर और उसका असर आज से देखने को मिल भी रहा है। तो आज दून घाटी में बादल अब छा गए हैं और कहीं कहीं पर दून घाटी में अलग अलग हिस्सों में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। कहीं पर हल्की धूप जैसा है, कहीं पर बादल है। लिहाजा ये जो आज से मौसम का बदलाव है ये 19 सितंबर तक रहेगा और मौसम विभाग के इस अलर्ट के मद्देनजर राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने भी सभी जिलों को एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो जरूरी आपदा प्रबंधन के नजरिए से व्यवस्थाएं हैं। हालांकि चूंकि मानसून लगातार चल रहा है तो उसमें कुछ नई व्यवस्थाएं करने की तो बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि फिर से चुरुस्त दुरुस्त हो जाएं, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिन से हम देख रहे थे कि मौसम कई जगहों पर साफ था तो उतनी मानसून की उतनी तेज बारिश नहीं थी। अभी इस सप्ताह भर का अलर्ट है तो लिहाजा राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने भी सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है और उसमें मुख्य तौर पर 3 चीजों को फोकस रखने के लिए कहा गया है जो कि लगातार मानसून के पीरियड में देखने को मिला है। एक तो ये कि बचाव एवं राहत कार्य और दूसरा ये कि अगर कहीं किसी तरह की रास्ते की ब्लॉकेज, गांवों की ब्लॉकेज की नौबत आती है तो फिर वहां पर खाद्य रसद सामग्री उपलब्ध रहे। ये 3 व्यवस्थाएं ठीक रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि रास्ते ब्लॉक होते हैं तो रास्तों को ठीक करना, मलबा हटाना और वहां पर राहत के कार्य करना, ये इम्पोर्टेंट होता है इस आपदा के मद्देनजर और जब तेज बारिश होती है तो। जी फ़हीम, अभी जैसे कि आपने बताया कि आज ही से मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव देखा जा रहा है, बारिश हो रही है हल्के हल्के, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर ये मौसम का बदलाव सबसे पहले देखा गया? देखिए, अभी यहाँ जैसे मैंने बताया कि दून घाटी, चूंकि देहरादून के आसपास का इलाका पूरा दून घाटी के रूप में जाना जाता है,
और यहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ लगातार एक जैसी बारिश सब जगह नहीं होती है जब शुरुआत होती है, तो अलग अलग पॉकेट्स में मौसम बदलता है, वो बदलना शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर ले, ऊपरी इलाकों में चमोली, रुद्रप्रयाग और उधर कुमाऊं की तरफ पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में बादल और शुरू हो गए हैं, छा गए हैं जो खबर है, और बूंदाबांदी अलग अलग जगहों पर हो रही है। हालांकि मैदानी जो इलाके हैं, जैसे हरिद्वार का इलाका हुआ, उधम सिंह नगर का, नैनीताल का जो हल्द्वानी वाला जो इलाका है, जो रामपुर बिलासपुर से मिलता हुआ इलाका है, यहाँ पर अभी धूप है, यहाँ उससे मौसम नहीं है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में और दून घाटी में मौसम बदलना शुरू हो गया है। जी फ़हीम, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था कि जब मानसून लगातार बारिश हो रही तो काफ़ी नुकसान आमजन को हुआ, रास्ते ब्लॉक हो गए, पानी भर गया, लगभग सड़कें तालाब के रूप में तब्दील हो जाती हैं और फिर उसकी वजह से खाने की असुविधा होती है, बिजली की असुविधा होती है, जो दैनिक जीवन होता है, दिनचर्या होती है, उसमें काफ़ी रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। अब जैसे कि अब मौसम में बदलाव होगा, 19 सितंबर तक कहीं बारिश ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, तो ऐसे कुछ इलाके हैं जैसे कि पिथौरागढ़ हो गया, नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, और आपने अभी पर्वतीय इलाकों की बात करी, इस तरह के कुछ इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा नुकसान आमजन को होता है क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में फिर क्या किया जाएगा? जी बिल्कुल, तो देखिए, जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो आपदा प्रबंधन की नजर से संवेदनशील गांव हैं, क्षेत्र हैं, वो तकरीबन 300 के आसपास जो चिन्हित है आपदा प्रबंधन की तरफ से, और उनको पुनर्स्थापित करने को प्लान राज्य सरकार का है। हालांकि इसमें भारत सरकार से भी अनुमति और फंड की जरूरत है, लेकिन वो प्रक्रिया में है। तो एक तो इन गांवों में, इन इलाकों में ये एक आशंका रहती है, तेज बारिश, लगातार वाली बारिशें होती हैं, तो फिर वो कच्चे जोन हैं, तो वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग या फिर भू धसाव का एक संभावना बनी रहती है, जिससे उन गाँवों को नुकसान होता है। और अगर शहरी क्षेत्रों में भी देखें तो जो ऐसे मकान हैं जो कच्चे हैं या फिर जिनकी जो भू धसाव की खतरा रहता है, वो गिरते हैं, तो वही हमने पिछले दिनों भी देखा, और आगे भी उन्हीं संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर के जिला प्रशासन ने एक सर्वे भी कराया, जिसमें जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने एक टीम को सभी चिन्हित करने की बोला हुआ, उसकी रिपोर्ट आनी है। तो उन जगहों पर विशेष चौकसी बरती जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। और जो नदी किनारे के जो इलाके हैं, वहाँ ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि नदी से नीचे की जमीन का कटाव होता है, तो वहाँ भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक, फ़हीम बने रहिए आप हमारे साथ, आगे और भी खबर पर जानकारी लेंगे आपसे। तो आज से प्रदेश भर में मानसून को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी ने प्रदर्शन किया। तो हिंदू युवा वाहिनी ने प्रदर्शन किया है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ उत्तराखंड में, जहां पर जागरण मंच ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका और अभिनेत्री कंगना रनौत का कार्यालय तोड़े जाने को लेकर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से, साथ ही प्रदर्शन किया। और हिंदू युवा वाहिनी जागरण मंच ने कंगना रनौत के कार्यालय तोड़े जाने को लेकर ये प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ में पुतला भी महाराष्ट्र सरकार का फूंका। तो इसी के साथ ज्यादा जानकारी को लेकर लगातार हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर फ़हीम तन्हा जुड़े हुए हैं। फ़हीम, देहरादून में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी ने प्रदर्शन किया है, तो किस तरीके से देखें इसको, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूरे देश में ही ये विरोध की आवाज उठ रही है, क्योंकि जो महाराष्ट्र सरकार ने किया है वो एक तरीके से यहाँ पर सभी कह रहे हैं कि गलत ही है, बदले की भावना से ये चीजें की गई हैं। और फिर उत्तराखंड में भी अब इसका कुछ ना कुछ लपटें देखने को मिल रही हैं इस पूरे मामले की। फ़हीम, आपको आवाज मिल रही है हमारी? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी ने प्रदर्शन किया है और हिंदू युवा वाहिनी जागरण मंच ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला भी फूंका। अभिनेत्री कंगना रनौत का कार्यालय तोड़े जाने को लेकर नाराजगी उन्होंने जताई और प्रदर्शनकारियों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका गया। हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से प्रदर्शन ये किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय जैसे बीएमसी ने कंगना रनौत का कार्यालय तोड़ा, क्योंकि जुबानी जंग हुई शिवसेना नेता की तरफ से और कंगना रनौत के बीच में।
तो उसके बाद बीएमसी ने जिस तरीके से कार्रवाई की और कंगना रनौत के ऑफिस के ऊपर ये कार्रवाई की गई वो तोड़ा गया। अब उसके बाद पूरे देश में इस पूरे मामले को लेकर रोष है। सभी का कहना है कि ये जो कार्रवाई हुई वो बदले की भावना से हुई है। तो अब इसकी लपटें उत्तराखंड में भी उड़ती हुई दिख रही हैं। देहरादून में भी हिंदू युवा वाहिनी जागरण मंच ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका गया है, प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। तो वहीं रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दुख जताया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गरीबों के हमदर्द जननेता थे रघुवंश प्रसाद सिंह। सीएम रावत का कहना कि गरीबों के हमदर्द जननेता थे रघुवंश प्रसाद सिंह। सीएम रावत ने ट्वीट कर लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी के निधन का समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ। वे ग्रामीण पृष्ठभूमि के जमीन से जुड़े नेता थे, गरीबों के हमदर्द जननेता थे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवारजनों व समर्थकों को धैर्य प्रदान करे। अगली बड़ी खबर देहरादून से ही, जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय में आईएएस मंगेश घिल्डियाल की तैनाती हो गई है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय में आईएएस मंगेश घिल्डियाल की तैनाती, पीएमओ में अंडर सेक्रेटरी के रूप में डीओपीटी ने मंगेश की तैनाती की है और 4 वर्ष तक दिल्ली डिप्यूटेशन पर जाएंगे। और वहीं आईएएस मंगेश घिल्डियाल 2012 बैच के तेज तर्रार और जनप्रिय आईएएस हैं। वही मंगेश घिल्डियाल कई जिलों में डीएम रहते हुए मंगेश ने बटोरी, यहाँ पर लोकप्रियता बटोरी है और अब पीएमओ में उनको पीएमओ की जिम्मेदारी उनको वहां पर दी गई है। उस ऑफिस में अब उनकी तैनाती हुई है। पीएमओ कार्यालय में आईएएस बता दें आपको कि उनकी तैनाती कर दी गई है। तो 2012 के बैच के तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर हैं मंगेश घिल्डियाल और पीएमओ में अंडर सेक्रेटरी के रूप में डीओपीटी ने मंगेश की तैनाती की है। तो पीएमओ में अंडर सेक्रेटरी के रूप में डीओपीटी ने मंगेश की तैनाती की है। 4 वर्ष तक दिल्ली डेपुटेशन पर आईएएस मंगेश जाएंगे और 2012 बैच के तेज तर्रार और जनप्रिय आईएएस हैं मंगेश घिल्डियाल। कई जिलों में डीएम रहते हुए मंगेश ने लोकप्रियता भी बटोरी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ सुभाष राणा जुड़े हुए हैं। सुभाष, यहाँ पर मंगेश घिल्डियाल को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो फिर क्या कुछ जानकारी इस पूरे विषय को लेकर, क्योंकि पीएमओ में अंडर सेक्रेटरी के रूप में उन्हें डीओपीटी ने तैनात किया है। हेलो, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी मिल रही जी बिल्कुल। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मंगेश घिल्डियाल को और पीएमओ ऑफिस में उनकी तैनाती कर दी गई है और अंडर सेक्रेटरी के रूप में डीओपीटी की तैनाती की गई है मंगेश की। जी की गई है। यहाँ उनकी लोकप्रियता को देखते हुए रुद्रप्रयाग में भी रहे, बागेश्वर भी रहे, टिहरी डीएम भी रहे यहाँ पे और न कई ऐसे सराहनीय कार्य कर रहे हैं जिसको आम जनता का, यहाँ तक कि पीएम मोदी भी जब केदारनाथ यात्रा में आए थे उनके कार्यों से बहुत खुश हुए थे। जी, तो कब ये भी कहा जा रहा है कि 4 वर्ष तक अब वो दिल्ली डेपुटेशन पर जाएंगे, तो कब वो जाएंगे, कब निकलेंगे यहाँ के लिए? उनको तीन सप्ताह का समय दिया गया है ज्वाइनिंग करने के लिए पीएमओ पर। जी 3 सप्ताह के अंदर उनको वहाँ पे ज्वाइनिंग देनी है जी पीएमओ पद पे दिल्ली। जी
ठीक, तमाम जानकारी के लिए सुभाष आपका बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें पीएमओ में अंडर सेक्रेटरी ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है। अब बात करते हैं देहरादून की, जहां दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने गया युवक यमुना नदी में बह गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीम ने सर्चिंग की, लेकिन तेज बहाव होने के कारण युवक का पता नहीं लगा, जिसके बाद एसडीआरएफ फ्लड टीम की सर्चिंग के बाद लगाया गया पता कि एसडीआरएफ टीम ने युवक का शव बरामद किया और सर्चिंग अभियान को समाप्त किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं देहरादून की, जहां दोस्तों के साथ युवक जन्मदिन मनाने गया था अपना, और वहीं पर यमुना नदी में वो बह गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीम ने सर्चिंग की, लेकिन तेज बहाव होने के कारण युवक का पता नहीं चल पाया। फिर उसके बाद एसडीआरएफ फ्लड टीम को सर्चिंग की जिम्मेदारी दी गई, फिर उन्होंने युवक के शव का पता लगाया, सर्च किया गया और ये शव बरामद किया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सर्चिंग की गई और एसडीआरएफ की टीम ने इस युवक का शव बरामद किया। यमुना ये नदी जहां पर ये युवक जन्मदिन मनाने गया था और यमुना नदी में वो बह गया, जिसके बाद सर्चिंग अभियान चलाया गया, लेकिन युवक का शव नहीं मिल पाया। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने सर्चिंग अभियान चलाया, जिसके बाद युवक का शव बरामद किया गया। उत्तराखंड में 30,000 के पार कोरोना के केस हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब 30,000 के पार कोरोना के केस, लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 30,336 पर पहुंच गई है। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव मरीज 9,781 हैं। उत्तराखंड में अब तक 20,031 कोरोना मरीज ऐसे हैं जो ठीक हो चुके हैं, और उत्तराखंड में कोरोना से 402 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है कोरोना काल में। तो अब तक उत्तराखंड में 402 मरीजों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। 20,031 कोरोना मरीज ऐसे हैं जो कोरोना को मात देकर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर एक्टिव केसों की बात की जाए तो कोरोना के इस वक्त उत्तराखंड में एक्टिव केस 9,781 हैं, और वहीं कोरोना संक्रमितों की जो कुल संख्या है वो बढ़कर 30,336 हो गई है। तो उत्तराखंड में 30,000 के पार कोरोना के केस, और कोरोना काल में 402 मरीजों की मौत, 30,336 कोरोना संक्रमितों के केस उत्तराखंड में, एक्टिव मरीज 9,781, यानी कि 30,336 में से 9,781 ऐसे कोरोना के एक्टिव केस हैं जो कि इस वक्त एक्टिव हैं, और उत्तराखंड में अब तक 20,031 कोरोना मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। डोईवाला से खबर है, जहां वन विकास निगम के सदस्य का स्वागत किया गया। भाजपा नगर मंडल ने सदस्य का स्वागत किया है। वरिष्ठ बीजेपी नेता संजीव सैनी बनाए गए हैं वन विकास निगम के सदस्य। नियुक्ति के बाद नगर भाजपा मंडल ने नवनियुक्त सदस्य संजीव सैनी का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम संयोजक भाजपा नगर अध्यक्ष विनय कंडवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा से ही कार्यकर्ताओं का सम्मान करते रहे हैं, जिस कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता संजीव सैनी को निगम में सदस्य मनोनीत कर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया है, जिससे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हो। को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने बहुत छोटी उम्र से, बाल्यकाल से संगठन, विद्यार्थी युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी में हम काम करते रहे, और ये मेरा सम्मान जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, मैं इससे हमारे कार्यकर्ताओं में बड़े हर्ष है। हमारे अध्यक्ष जी, सभी जो हमारे सभासद, हमारे डोईवाला के क्षेत्र के निवासी, बड़ा सम्मान मिला है। लगभग हजारों लोगों के द्वारा फ़ोन आए। ये सम्मान, दायित्व जो मिला है, ये कांटों वाला दायित्व है कि हमको सरकार दोबारा लानी है, और 2022 में फिर दोबारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा यहाँ से विधायक बने, और हमारे। तो वहीं सितारगंज में 1 किलो अफीम के साथ तस्कर अरेस्ट कर लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें सितारगंज से, जहां 1 किलो अफीम के साथ कुछ तस्कर अरेस्ट किए गए हैं। एसएसपी की तरफ से यह अभियान चलाया गया। सरकड़ा चौकी पुलिस ने चेकिंग की और ये तस्कर अरेस्ट किए। तो तस्करों से एक बाइक भी बरामद की गई है। आज सुबह चेकिंग में चौकी इंचार्ज श्री हरविंदर सिंह, सरकार चौकी इंचार्ज चेकिंग कर रहे थे, तो रैंडम में
एक आगाज़ अली जो सिसरिया का रहने वाला है, उससे अवैध 1 किलो अफीम जो है बरामद हुई है और उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया है और उचित धाराओं में NDPS में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसे अभी रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है, जेल भेज दी गई है। हाँ, आज